सबसे बड़ी सियासी पार्टी जिसका पूरे पाकिस्तान में जिसकी प्रेजेंस है, उसको आप इंतशारी टोला डिक्लेयर कर दें। और जब भी उनका नाम ले, इंतशारी टोले के तौर पे नाम ले, और उनको आप नथी करने की कोशिश करें पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, खुदा ना खास्ता, या जिनको आप खारजी कहते हैं उनके साथ नथी करने की कोशिश करें। यह नहायत खतरनाक बात है। ये नहीं कि आप खुद ब खुद पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुम दबा कर भाग गए और डर कर भाग गए। मेरे बंदो, आप 100 बंदे खड़े कर दो और एक बंदूक वाला खड़ा कर दो, मैं देखता हूं कि आप दुम दबा के कैसे नहीं भाग। लेकिन मुझे हैरत है कि जब एक साइड बिल्कुल डिनाई करती है कि जी कुछ हुआ ही नहीं, और हाँ, एक गोली भी नहीं चली, जबकि दुनिया ने देखा, वीडियोस के ऊपर देखा, सारे बाहर के चैनल्स उन्होंने कवर किया, उन्होंने उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग की। उसका कसूर है, उसको माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो जितना भी ताकतवर है। कि ये आग बुझाने का वक्त है, ये आग लगाने का नहीं है। तो ये जब तक आप इस हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे और नया इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क के आगे चलने के इम्कानात बहुत कम है। मेरे मुंह में खाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत बनी हुई है, इस पर यह पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनरल साहब बहुत दुखी हैं सर, यकीन माने बहुत दुखी हैं सर, सीने छल्ली हो गए। जी, इसमें मेरे ख्याल कोई दूसरी राय नहीं है। और काफी एक ग्लूम है पूरे मुल्क में, और हर शख्स जो है वो परेशान है। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये वक्त ऐसा है और इतना सेंसिटिव है कि ये आग बुझाने का वक्त है, ये आग लगाने का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हो ये गया है, और बाद में जब आप सवाल करेंगे हम उस पर और बात भी कर लेंगे। देखें कि दो धड़े बन गए हैं, बिल्कुल क्लियर कट, और दरमियान में कोई भी नहीं है। एक साइड जो है ना इस बात डिनाइल मोड में है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई और साइड है वो एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रही है कि ये हुआ वो हुआ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसे माहौल में जरूरत इस बात की है कि दोनों तरफ को साहिब मशवरा दिया जाए कि ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल मुकर जाएं किसी चीज से, और ये भी नहीं हो सकता कि आप चीजों को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दें कि लोगों के दिल और भी दुखी हो जाए। तो वो जो पहली तजवीज मेरी है, बाकी मैं बाद में बात करूंगा, वो ये है कि इस मामले को फौरी तौर पे खत्म करने के लिए आप एक न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन बनाएं जो कि तमाम साइडों को कबूल हो, सब अपने अपने पेश करें उनके सामने जो भी आपके पास शवाहिद हैं, और वो फैसला करे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। इसके बाद फिर अगर आप सवाल करेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगा पीटीआई को कि उनको क्या करना चाहिए, और बताना चाहूंगा हुकूमत को कि उनको क्या करना चाहिए। वरना ये पाकिस्तान जो है ये पहले से भी ज्यादा यहाँ पे हालात खराब हो गए हैं। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता। मैं तो आपको पता है अपने सारे प्रोग्रामों में बताता रहा हूँ कि अगर हुआ क्लैश तो उसका ये नतीजा निकलेगा, वही नतीजा निकला है। लेकिन अल्लाह करे कि कोई बात हमारी समझ जाए। जी जनरल साहब, तीन चार चीजें आज बड़ी खुलकर डिस्कस करते हैं। जी जी बताइए। हाई टर्न के डिस्कस करें। मैं देख रहा था सर, काफी सारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। उनकी जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं तो नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था और यकीन माने पढ़े नहीं जा रही थी। सर ये आप हुकूमत, जितनी दफा हुकूमत हुकूमत कह दें, लेकिन लोग आज आवाजें, उंगलियां इदारे की तरफ उठा रहे हैं, और वो आपके और मेरे इदारे की तरफ उठा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोली क्यों चलाई है, और ज़ाहिर है पहला मिलिट्री फोर्सेस ने चलाई है, तो गोली क्यों चलाई है, किसके अहकामात पर चलाई है, और ये क्यों आज जो हमारे शहीद हैं, जो असल शहीद हैं, उनके ऊपर भी, लोगों के शहादतों के ऊपर भी वो जो मोहब्बत और वो जो हकीकत और मोहब्बत दिखाते थे वो नहीं दिखा रहे इसमें। ये मैं कह रहा हूँ कि यही यही बात बहुत काबिल अफसोस है। और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। देखें, इस वाक़े की तो एग्जैक्टली मैं वहां पर मौजूद नहीं था। इतना मुझे पता है, मैं दो बातें करूंगा, एक वो जो मुझे मालूम है, एक वो जो मेरा एक्सपीरियंस है। फिर आप उससे जो इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं वो कर लें। जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत ने रिक्विजिशन की थी फौज के। और ये भी मुझे पता है कि फौज जो है उन्होंने ये कहा कि हम हिफाजत करेंगे पार्लियामेंट की, हम हिफाजत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, हम हिफाजत करेंगे जो जहां पर डिप्लोमेट्स वगैरह रहते हैं। इसके आगे जो है हमारा काम नहीं है। ये मेरी मालूमात है जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं। बाकी मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है फौज में कि इन एड ऑफ सिविल पार जब होती है तो वो किस तरीके से आपने पेश आना है।
कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लाइटें ऑफ करके वो काम किया जाए। हमेशा एक लाइन लगाई जाती है, बताया जाता है क्राउड को कि इससे आगे आपने नहीं आना, मेगाफोन के ऊपर ऐलान किए जाते हैं, उनके साथ मीटिंग की जाती है। जब मीटिंग नाकाम होती है तो फिर वो कहते हैं कि इस किस्म की कोई कार्रवाई जो है ना आगे हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा कि पुलिस थी, रेंजर्स थे, और अनफॉर्चुनेटली रेंजर्स की जो है ना वो वर्दी काफी फौज से मिलती जुलती है। सर तो ये मैं जरूर हाँ जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए एक बात तो पक्की है कि इस रजीम के पीछे तो फौज खड़ी है। ये तो किसी की दूसरी राय नहीं। उसकी वजह ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है और जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। लेकिन मैं, अगर आप इजाजत दें, तो एक दो बातें मैं पीटीआई को कहना चाहूंगा और एक दो बातें मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा। और जब गवर्नमेंट है तो फिर सब के सब उसमें आ जाते हैं। इसके बारे में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो कर लें, फिर मैं आगे आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो बताता हूँ। कथा कलामे की माफी चाहूंगा, आप जी आगे जी प्लीज। कीजिएगा। मैं सर सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आप आपकी हमेशा बड़ी शफकत मोहब्बत और एक बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन सर ये प्रोग्राम जब मैं लगाऊंगा आप बराए मेहरबानी इसके कमेंट पढ़िएगा सर। जी जी, देखिए मुझे इस चीज का एहसास है। लोगों का मुझे इस चीज का एहसास है कि जो मैं, यही तो ट्रेजिडी है। देखें, एक 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 फोर्स की एक पॉलिसी है जिस पर के बहुत लोगों को इतराज, और मैं भी उनमें शामिल हूँ। और आप जानते हैं कि मैं उसमें शामिल हूँ, उनकी पॉलिसी पर जो इतराज है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को यह समझना चाहिए कि ये हुकूमत जानबूझ के जो मलबा उनके ऊपर डाल रही है, खासकर ऐसे बयान देना कि जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं और हम, इसका जवाब आना बहुत जरूरी है डीजीआईएसपीआर की तरफ से। वो ये बात बताएं कि वो कितने मुलव्वस थे और कितने नहीं थे। और मैं एक और बात का जिक्र जरूर कर दूं कि देखें, हमने ये सुना था कि हदीस ये है कि मुसलमान में बड़ी खराबियां हो सकती हैं कि लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे हैरत है कि जब एक साइड बिल्कुल डिनाई करती है कि जी कुछ हुआ ही नहीं और हाँ एक गोली भी नहीं चली, जबकि दुनिया ने देखा, वीडियोस के ऊपर देखा, सारे बाहर के चैनल्स उन्होंने कवर किया, उन्होंने उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग की। तो और फिर ये है कि ये जो लोग हैं जैसे मदर अब्बास साहब जैसे लोग, और हामिद मीर, चले हामिद मीर को कुछ लोग कंट्रोवर्शियल कहते हैं लेकिन वो मेरा ख्याल है बैन बैन ही चलते हैं। हमदुल्ला साहब जो जो जेयूआई के, और खकान अब्बासी साहब जिसका कोई लेना देना नहीं है। यार ये जो सारी बातें कर रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? या इतना बड़ा झूठ हुकूमत बोल रही है, या ये क्या हो रहा है? तो ये तो किसी सूरत में जो है ना साफ जाहिर है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मामला ऐसे डायलॉग से, ऐसे आपस में, ये जो हमने सोशल मीडिया पे जंग शुरू कर दी है, इससे हल होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको इमीडिएटली, फौरी तौर पे एक न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन की जरूरत है जो कि सब पार्टियां माने और वो सामने आके इन चीजों की तहकीक करे, और जल्दी करके फौरन का करे, क्योंकि हालात बड़ी तेजी के साथ बिगड़ने के इम्कान हैं। जी सर अल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन मैं सिर्फ वो कंप्लीट करना चाह रहा हूं कि लोग हमें भी यकीन माने गालियां देंगे कि जनाब आपने, खैर एनीवेज जनरल साहब आप ये बराए मेहरबानी, ये मुनीफ फारूक साहब का तजिया है सर। और मुनीफ फारूक साहब का आप जानते हैं कि इस वक्त कहां से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रेंजर्स की जो हलाकत हुई है उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने गुस्से में शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, फोन पर बातचीत हो रही थी, आर्मी चीफ साहब शदीद गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम अपने जो रेंजर्स के जो जवान शहीद हुए हैं हम उसके हवाले से बदला लेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, हम जवाब देंगे, इसका सख्त तरीन जवाब देंगे। बाद में जो खबर आई, जो वीडियो भी सामने आई है कि वो अपनी गाड़ी के नीचे कुछ ले गए थे, लेकिन ये आर्मी चीफ साहब से सर नाम लेकर उन्हें मुखातिब करके ये कहना कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और इस पर फौज का जवाब नहीं आता, आईएसपीआर साहब का जवाब नहीं हाँ आता। जी, ये जो जवाब ना आना है ये अच्छा नहीं है। मैं कहूंगा आर्मी चीफ को और डीजीआईएसपीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुनीब साहब जैसे लोगों का मुंह बंद करें। ये आपके लिए जहर कातिल साबित हो रहे हैं। ये आपका नाम ले लेकर इस किस्म के काम करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरे इस वीडियो के बाद जरूर वहां से कोई ना कोई जवाब आएगा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पीटीआई को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पीटीआई को ये मशवरा दूंगा, और साफ जरा ये बात मैं मानता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद शायद आपको भी बुरा भला कहा जाए और मुझे हर तरफ से बुरा भला कहा जाएगा। मुझे पीटीआई वाले भी बहुत बुरा कहेंगे और मुझे गवर्नमेंट वाले भी बहुत बुरा कहेंगे, और शायद मेरा अदारा भी मुझसे खुश ना हो। लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूं जो मेरे ज़हन में आता है। जरूरी नहीं कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या गलत है। देखिए, पीटीआई के लिए मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि पहली बात तो ये कि वो वापस अपने सियासी दायरे में आए, एज ए सियासी पार्टी वो सारे काम करें।
और जब आप हुकूमत को ललकारते हैं या हुकूमत की बात करते हैं तो वो सियासी सियासी जुबान इस्तेमाल करें उसमें। और जो हुकूमत के साथ जो अदारे हैं उनको अलग अलग करने के बजाय खुद खुद जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो खुद ही अंदर आ जाते हैं। उनको आपको अलग से मुखातब करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी राय है। जो मैं समझता हूँ कि और वो सियासत में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब के लिए साफ ज़ाहिर है जितनी मेरे दिल में इज्जत है वो मौजूद है। उनको कोई ये पैगाम पहुंचा दे कि आप इसमें प्रिजन में रहकर पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब मर्जी ये लोग हुकूमत वाले आपका कम्युनिकेशन खोल देते हैं और जब मर्जी होती है कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। जब कम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जब हुकूमत ने कहा कि जी आप वहां पर कर लें और उधर से ना जाए, तो उस तक एग्जैक्ट वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि वो अब क्या कह रहे हैं। किसी ने कहा वो ये कह रहे हैं, ये जानबूझकर करवाया जाता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने किसी भी बातमाद शख्स को का नाम लेकर पूरी कौम को बता दें कि जो रोजमर्रा के अमूर हैं और जो फौरी तौर पर डिसीजन लेने हैं वो ये शख्स लेगा और कोई नहीं लेगा। ये बहुत जरूरी है कि वो पूरा हर काम लम्हा लम्हा वहां से कंट्रोल ना करें, एक डायरेक्शन जरूर दें और हफ्ते में उनसे वो भी लें अपनी कोई समरी और अपने जो ख्यालात है उनका भी इजहार करें। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत जरूरी है कि ये काम जो जिसका मैंने कहा। दूसरा, केपी के वजीर आला जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, देखिए आप कभी भी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, जी मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज, कि मैं कह चुका हूं कि आप स्टेट की ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और स्टेट को मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी, अभी मैं आ रहा हूं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपको आपकी तसल्ली हो जाएगी जो आपके जहन में बात आ रही है। तो उसके बजाय ये सिर्फ सियासत उसमें रहे, ये तो चले ये छोड़ दिया। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये किसी सूरत में नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी सियासी पार्टी जिसका पूरे पाकिस्तान में जिसकी प्रेजेंस है उसको आप इंतशारी टोला डिक्लेयर कर दें और जब भी उनका नाम ले इंतशारी टोले के तौर पे नाम ले और उनको आप नथी करने की कोशिश करें पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, खुदा ना खास्ता या जिनको आप खारजी कहते हैं उनके साथ नथी करने की कोशिश करें। यह नहायत खतरनाक बात है, यानी कि आप खुद ब खुद पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात है जो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर फिक्र करे अगर उनके दिल में पाकिस्तान को बचाने की कोई तमन्ना है। दूसरी बात यह है कि वो बात करने के माहौल पैदा करें। ये नहीं हो सकता कि आप जब भी वो कहें कि जी हम धरना देना चाहते हैं, आप हर मील के ऊपर कंटेनर लगा दें। आप शुरू से ही अब कहते हैं जी लोगों ने जो लोग आए वो तो देख ही लिए, लेकिन हम जानते हैं कि कितने लोगों को पकड़ा गया और पहले ही बंद कर दिया गया, कितने एमपीएस वगैरह जो पहले से बंद कर दिए गए उनके साथ क्या सलूक किया गया। इस जुल्मो सितम के साथ, इस सुस्ताई रवैये के साथ आप पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी को अपने खिलाफ करने के बजाय उनके साथ आप बातचीत करें। ठीक है, वो आज कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, वो जरूर बातचीत पर रजामंद हो जाएंगे, ये मैं उनको भी कह रहा हूं कि वो बातचीत और उनके साथ अच्छे तरीके से आप बात करें तो ये मामला हल हो सकता है। वरना मैंने पहले भी कहा है कि अपना बिस्तर लपेटने की तैयारी करें और आप जिस विरते पर खड़े हुए हैं वो बहुत कमजोर बुनियाद है। असल बुनियाद सियासी पार्टियों की अवाम होते हैं और दुनिया जानती है कि अवाम किसके साथ है। तो ये मतीला जान जैसे मज़ाक़ा खेज काम करना और ये कहना कि जी कुछ हुआ ही नहीं और बल्कि मजाक उड़ाना कि ये दुम दबा कर भाग गए और डर कर भाग गए। मेरे बंदो, आप 100 बंदे खड़े कर दो और एक बंदूक वाला खड़ा कर दो, मैं देखता हूं कि आप दुम दबा के कैसे नहीं भागते। ये कोई बात है कि एक आप इतना जुल्म करें और फिर आप जाने वालों को ये कहें कि वो डर के भाग गए और बुजरी दिखाई और ये दिखाई। इसको खत्म करना पड़ेगा दोनों साइडों के लिए। जो मेरे दिल में है मैंने वो बात कर दी है, इस पर अगर अमल हो तो पाकिस्तान बचेगा, वरना ये और जो ना मामला खराब होता जाए। साहब अब एक तो दो तीन चीजें हैं। एक तो रेंजर्स के अलावा मैंने खुद चूंकि डी चौक से रिपोर्ट किया है, हमने फौज की वर्दी देखी है सर। फौज की वर्दी में स्नाइपर्स बाकायदा से वो गन्स लेकर चढ़े हैं बिल्डिंगों के ऊपर और बिल्डिंगों के ऊपर से सर नीचे फायरिंग की गई है, लोगों की रीढ़ की हड्डियों में जाकर गोलियां लगी हैं। तो ये जो स्नाइपर्स थे और जिस तरीके से ऊपर गए हैं, सर मुझे ये बताएं कि क्या आज कोई वाकईतन जवान
वर्दी पहनकर छाती चौड़ी करके अवाम में जा सकता है? वैसे आपका क्या तजिया? मैं तो नहीं जा सकता, बाकियों का मुझे पता नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि अगर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पूरी कोशिश करता है कि ये आपस में जुड़ जाएं और ये लड़ाई बड़ाई खत्म हो, अगर वो भी नहीं निकल सकता और वो भी अपना रैंक भी नहीं किसी को बता सकता, तो बाकी फिर क्या है। तो इसी चीज को खत्म करें, और ये बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा करता हूँ कि इस मुल्क को फौज के अलावा कोई नहीं बचा सकता दुश्मनों से, बैरूनी दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़े जो सियासी पार्टी है उसको नजरअंदाज करके आप मुल्क नहीं चला सकते। और आपने देख लिया कि ये दोनों बातें सच्ची साबित हो रही हैं। तो क्यों आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों गड़े की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं रुक जाते आप? जनरल साहब, मुझे याद है हम क्रिकेट खेला करते थे तो बाजार में फौज की गाड़ी जाती थी सर, लोग खड़े होकर कसम से सलूट मारते थे। मैं खुद उनमें से शामिल हूं। खड़े होकर फौज की गाड़ी को सलूट मारा जाता। सर, ये हमारा इदारा एक डिसिप्लिन्ड इदारा जो त्योहार की तरह हम इस इदारे को सेलिब्रेट करते थे, किस नहज पर ये किधर पहुंच गया है? आप आप जब ये देखते हैं क्या महसूस करते जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। इस तरीके से जो ना आगे चला नहीं जा सकता। ठीक है, अब हुकूमत के मतहत अदारा हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हुकूमत के पीछे हैं या हुकूमत से आगे हैं या हुकूमत के साथ हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हुकूमत और उनके साथ जितने भी इदारे हैं, वो बशमूल अफवाज पाकिस्तान, वो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें और इसको आप जिस अवाम फ्रेंडली बनाएं। और फिर भी आपको कुछ टाइम लगेगा अवाम के दिलों में दोबारा घर पैदा करने के लिए। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि फौज अगर अपना साफ जाहिर है कि दोबारा वही अरूज हासिल करना चाहती है, लोगों के दिलों में और दोनों के जहनों में अपनी जगह बनाना चाहती है, जो कि बहुत जरूरी है, फौरी तौर पे इस हुकूमत को माजूल करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें और नया इलेक्शन कमीशन बनाएं। सबके जो जो सब उसको माने, 9 मई का मसला हल करें, ये 8 फरवरी का मसला हल करें। और पहले तो हम दो मसलों को रोते थे, अभी ये 26-27 नवंबर का मसला भी, तीसरा मसला भी खड़ा हो गया। ये मसले बढ़ाने के बजाय सबको चाहिए कि मसाइल का हल तलाश करें। और मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल ये है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, मैं उसको नहीं मैं दोहराता, मैं 9 मई का ऑलरेडी हल पेश कर चुका हूँ, मैं 8 फरवरी का ऑलरेडी हल पेश कर चुका हूँ, मैं 26-27 का मैंने आज आपको बता दिया कि इसके लिए इलेक्शन अपने न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन के अलावा कोई इसका फैसला नहीं हो सकता। और ये झूठ की जो दीवारें खड़ी की हुई हैं, एक तरफ टोटल डिनायल और एक तरफ टोटल एग्जैजरेशन, इसको खत्म करें और आगे चलें। और ये जब तक आप इस हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे और नया इलेक्शन नहीं होगा और वो इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होगा, मुल्क के आगे चलने के इम्कानात बहुत कम है। मेरे मुंह में खाक। और ये मैं आखिरी मेरा ख्याल है, ये अपील करना चाहूंगा जो मैंने बात कही है जी। जनरल साहब, क्या जो डी चौक में हुआ है, क्या इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए? क्या ये जिस तरह 9 मई के ऊपर कहा गया था कि इमरान खान साहब माफी मांगे, ये 26 जो हुआ है 26 नवंबर को, इसके ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए? जी देखिए, मैं अगर अगर जुडिशल कमीशन किसी को कसूरवार ठहरा देता है, और वो कसूर तो ये बहुत बड़ा है, जो अगर ये पक्का बता देता है कि ये किसका कसूर है, बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई अगर ये अभी ये कहना कि जी पीटीआई के अपने लोगों ने अपने लोगों को मारा, अगर वो साबित हो जाए तो वो अलग बात है, गो के बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है। क्योंकि हमने गुलेलें भी देखी हैं, हमने और चीजें भी, लाठियां भी देखी हैं, लेकिन पता नहीं अगर आपको कोई नजर आया हो, वही तो कोई वेपन नजर नहीं आया, वो अलग। बहरहाल मैं इस चीज में नहीं जाता कि कौन क्या कह रहा है। मैं तो जुडिशियल कमीशन के, मैं ये कहता हूँ जुडिशियल कमीशन जिस पर भी ये साबित कर दे कि साबित हो जाए उसका कसूर है, उसको माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो जितना भी ताकतवर है। सर, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ये कहा कि तकरीबन 3-4 दफा कहा कि एग्जेजरेट कर रही है, एग्जेजरेट। सर, जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो एग्जेजरेशन तो उसके अंदर होगी। हुकूमत सर लाशें छुपा रही है और इसके बारे में बीबीसी भी बोल रहा है। बीबीसी की टीम भी इसके अंदर गई है, डॉक्टर्स तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी तस्दीक कर रहे हैं, पैनल अकॉम में इवन गार्डियन ने इसके ऊपर खबर लिख दी है। ये लाशें क्यों छुपा रहे हैं सर? ये देखें, चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है कि छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे, आप ये जो बातें कर रहे हैं, मैं बार बार जुडिशियल कमीशन की बात क्यों कर रहा हूँ?
मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि मैं किसी एक तरफ लुढ़क ना जाऊं। मैं ये ना, मुझे मालूम है कि 12 से 14 का तो बाकायदा सबूत के साथ पेश कर दिया है पीटीआई की जो ऑफिशियल साइट है उन्होंने। और जो जख्मी हैं वो उनके उनके तो बातें भी मौजूद हैं। जो लोग बरी हुए हैं वो लोग जानते हैं। हमदुल्ला साहब जो जो कह रहे थे, और ये जो खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे, आखिर ये उन्हीं उन्हीं लोगों की बातचीत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा परहेज से बात कर रहा हूं ताकि मेरी बात दोनों तरफ मानने की तरफ रागिब हों। अगर मैं किसी एक तरफ लुढ़क जाऊं तो फिर दोनों जो है ना वो गो के मुझे पता है कि अब भी दोनों साइड से बुराई मेरे हिस्से में आनी है, लेकिन पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर, पाकिस्तान को जोड़ने की खातिर मैं ये तमाम चीजें बर्दाश्त करने को तैयार हूं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, जुड़ जाओ, वापस मिल जाओ, प्यार मोहब्बत का भी ट्राई कर लो। आपने दुश्मनी बहुत ट्राई कर ली, एक दूसरे को दुश्मन ना कहो। दुश्मन वही है जो कि आपके दुश्मन है। और इन तीनों मामलात को भी हल करो। आपका जो 9 मई वाला मामला है, और जो आपका 8 फरवरी वाला मामला है, और जो 26 27 नवंबर वाला मामला है, क्यों आप पहाड़ मुसीबत के खड़े करते जा रहे हो? क्यों आप मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो कोई ऐसी बातें करें जिस किस्म की बातें चल रही हैं? ये आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का टाइम नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। माइक नहीं है, स्पीकर बंद हो गया है, और जो है जनरेटर बंद हो गया है। और उसके बाद आगे कंटेनर चला गया, फिर आपने देखा कि कंटेनर को आग लगा दी कि जो भी है। कोई सड़क पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी। कहती है जो केमिकल फेंका, जो गाड़ी के शीशे पे भी गिरा और मेरे पे भी गिरा, जिससे उनकी जो है उनको बर्निंग शुरू होगी, आईज पे भी। वो लिक्विड था, वो नहीं था टीयर गैस नहीं, टाइप नहीं था, लिक्विड था। लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। कहती वो मेरे गार्ड्स नहीं थे, वो मेरे साथ वो लोग मैंने पहले देखे भी नहीं थे उधर, क्योंकि थे ना आईएसएफ के लोग इनके साथ। कहती वो नहीं थे, वो और तरह के लोग थे जो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। देखिए, इमेजिन करें इतने सारे लीडर्स, इतने सारे, और वो उनको अकेला छोड़ दिया ना। अगर इनको मरवा देते तो पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा कैओटिक हो जाता। अगर इनको अरेस्ट भी करने आते, सिर्फ अरेस्ट करने आते, तब भी बहुत कैओटिक हो जाता। हाँ, सबको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब उनकी बेगम इस तरह की सिचुएशन में थी, उनको ये अकेला छोड़ के डी चौक पे, और बाकी पीछे ये कहाँ गए। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अहलिया इमरान खान की बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बुशरा बीबी कल प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, डी चौक पहुंच चुके थे, उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया, फायरिंग हुई, हालात खराब हुए, क़यादत जो है वो गायब हो गई। क्या हुआ कल रात को? हुआ ये कि जब वो चाइना शॉप पे थे तो उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, बहुत स्लो कर दिया गया था। और जो कंटेनर है वो आगे निकल गया। पहले कंटेनर का कहा कि जी वो माइक बंद हो गया है, फिर उसकी लाइट्स बंद हो गई हैं। आई थिंक दैट वाज डिलिबरेट। अभी अगर आप इफ यू लुक, आप सोचे तो आपने, क्योंकि माइक बंद कर दिया तो जो लोग हैं उनको डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी। फिर लाइट पहले ही कम है, आपने कहा जी कंटेनर का जनरेटर बंद हो गया है, तो वो जो कंटेनर के ऊपर लाइट्स चल रही थी वो भी, और कंटेनर पे ही ज्यादातर थी लीडरशिप वगैरह। तो वो पहले तो इन्होंने वो काम किया कि जी माइक नहीं है, स्पीकर बंद हो गया है, और जो है जनरेटर बंद हो गया है। और उसके बाद आगे कंटेनर चला गया, फिर आपने देखा कि कंटेनर को आग लगा दी कि जो भी है। तो बीबी ने कहा कि जो रात को उनको जो है ना, जब तक मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे स्लो कर दिया जाता है जानबूझ के। इसमें मैंने ट्वीट भी की थी, उन्होंने कहा मुझे जानबूझ के स्लो कर दिया जाता है।
जब वो वहां पे चाइना चौक में थी और ये लोग आगे नहीं उनको जाने दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही निकल के गाड़ी, उसने कहा कि जो ड्राइवर है तो उसको डी चौक पे पहुंचो। अब जहां तक मुझे फिर पता लगा वर्कर से, मैं रात से ही आप यकीन करें एक लम्हे को सोई नहीं हूँ, मुझे फिक्र थी। तो मैं फिर वर्कर्स जो डिफरेंट ऑन ग्राउंड थे उनको फोन करके पूछती रही। तो उन्होंने, जब उनकी गाड़ी बी चौक पे पहुंची है, तो एक तरफ अली अमीन साहब की गाड़ी को वर्कर्स ने घेरा हुआ था कि आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम्म। और जब बुशरा इमरान डी चौक पे पहुंची है, तो पीछे से जो सारी लीडरशिप थी वो गायब हो गई। उस वक्त कोई नहीं था वहां पे, सिर्फ वर्कर्स थे, अली अमीन साहब थे जिनको वर्कर्स ने घेरा हुआ था कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ बुशरा इमरान थी। बुशरा इमरान ने कहा कि मैं जब डी ब्लॉक पहुंची और मैंने दरवाजा खोला, तो जो उस वक्त उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके ऊपर वहां पर जो है वो फायरिंग शुरू हो गई। आपने उसकी वीडियोस देखी होंगी कि उनके ऊपर वो फायरिंग शुरू हुई। जब उनके ऊपर फायरिंग शुरू हुई तो उन्होंने जो है वो अली अमीन साहब को, वो उधर से वर्कर्स की तरफ से आके उनकी फायरिंग में तो सब भाग रहे थे, तो वो आके जो है इनकी गाड़ी में बैठ के, बल्कि इन्होंने कहा कि क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था लीडरशिप, तो इन्होंने कहा कि इनको साथ बिठाने की, ये ना हो कि ये भी चले जाएं तो वो बिल्कुल ही अकेली हो जाएं। तो वो उनकी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर की साइड से, और उन्होंने खुद ही जो है गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया और बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि जहां पर वर्कर्स हैं, मुझे आप वहां ले जाएं, मुझे आप वहां ले जाएं। तो इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि साइड पर गाड़ी निकालने की। तो बुशरा इमरान ने इनको कहा कि अगर आपने गाड़ी यहाँ से कहीं और ले जाने की कोशिश की तो मैं दरवाजा खोल के छलांग लगा दूंगी, क्योंकि मुझे वर्कर्स तक जाना है और मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना। तो आई जंप ऑफ द कार। जब उन्होंने ये कहा कि मैं जंप कर दूंगी गाड़ी से, तो फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी। उस पे वो कहती है कि जब मैं निकली, कहती हैं आप यकीन करें कि पीछे जो था, जो मुड़ के जब पीछे गाड़ी उन्होंने चलाई थी, तो वहां पे कोई, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी। जब ये पीछे पहुंची हैं तो कहती हैं वहां पर जहाँ गाड़ी रुकी, तो मुझे एकदम से लगा कि जो लोग वहां खड़े में हैं वो वर्कर्स नहीं है, बल्कि वो कोई और है। और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला कि मैं उनसे बात करूं, तो उन्होंने मेरे पे कोई केमिकल फेंका। ठीक। कहती है जो केमिकल फेंका, जो गाड़ी के शीशे पे भी गिरा और मेरे पे भी गिरा, जिससे उनकी जो है उनको बर्निंग शुरू होगी आईज पे भी। वो लिक्विड था, वो नहीं था टीयर गैस टाइप, नहीं था, लिक्विड था। उस पे वो दोबारा गाड़ी में बैठी है, उतनी देर में आके किसी ने चाकू मार के उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर कर दिया। ये अच्छा। आप बिल्कुल बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ड्रामाई सिचुएशन है, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। और उधर से फायरिंग हो रही थी पिछली तरफ से, लोग भी भाग रहे थे। और जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा कि जब गाड़ी उन्होंने तेज चलाई थी तो मेरे अपने गार्ड्स गिर गए थे। और अभी जो लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए, कहती वो मेरे गार्ड्स नहीं थे, वो मेरे साथ वो लोग मैंने पहले देखे भी नहीं थे उधर, क्योंकि थे ना आईएसएफ के लोग इनके साथ। कहती वो नहीं थे, वो और तरह के लोग थे जो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। यानी गाड़ी के साथ जैसे गार्ड्स खड़े होते हैं उस तरह चढ़ गए। कहती है मेरी गाड़ी, मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी जहां पे ज्यादा वर्कर्स हैं जो हमें अपने लगते हैं उधर लेके चलो, गाड़ी उधर भगाओ। मुझे क्योंकि मुझे उस वक्त याद तक है, फिर मुझे अली अमीन साहब दूसरी थोड़ा से सा आ ये, गए और ड्राइवर आ गया सीट पे जी। अली मीन गड्ढापुर साहब इससे पहले गाड़ी चला रहे थे जब उनके ऊपर इससे पहले गाड़ी चला रहे थे, जब ये गाड़ी रुकी और उन्होंने केमिकल फेंका, तो इन्होंने कहा अली अमीन साहब को कि केमिकल आप आ जाए, मेरा ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाएगा। जी। तेजाब टाइप का कोई केमिकल था या कुछ कुछ और था? उन्होंने कुछ आपको बताया हो? उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा बर्निंग हुई, उन्होंने तेजाब नहीं कहा, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा बर्निंग हुई, लेकिन तेजाब नहीं कहा। ठीक है। और लेकिन उन्होंने कहा कि और उन्होंने ये ये केमिकल फेंका। ये इस स्टेशन तक गाड़ी अली मीन गड्ढापुर साहब ड्राइव कर रहे थे? यहाँ पे जब रुकी गाड़ी तो अली अमीन साहब ने रोकी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। तो ड्राइवर आ गया। अब एक टायर जो है वो पंक्चर हो चुका था, ड्राइवर ने वैसे ही चलाया कि आगे जो है, क्योंकि ये अकेली रह गई थी, उनको सबने अकेला छोड़ दिया था। तो ड्राइवर ने कोशिश की कि जहां पर बहुत ज्यादा वर्कर, क्योंकि यहाँ भी जब गाड़ी रुकी थी तो वो उनके वर्कर्स नहीं थे, वो कोई और लोग थे जैसे उन्होंने कहा। तो ड्राइवर ने कोशिश की कि जो वर्कर्स हैं, उन्होंने पूछा कि वर्कर्स किधर है। उन्होंने कहा कि आगे की तरफ है। तो इन्होंने ड्राइवर को कहा कि वर्कर्स की तरफ जो है ना वो गाड़ी लेकर जाओ, जहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स हैं उधर लेकर जाओ। वहां जाते जाते रास्ते में इनका बिल्कुल जो टायर है इसका गाड़ी का बर्स्ट हो गया। उतनी देर में अली अमीन साहब की गाड़ी आ गई, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये बिल्कुल गाड़ी चल नहीं सकती। हम्म। कहती हैं ठीक, मैंने कहा गाड़ी चेंज कर लेते हैं, तो वाकई नहीं चल सकती थी, फायरिंग भी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं वर्कर्स पे पहुंचू, क्योंकि ये अकेली रह गई थी, इनकी गाड़ी अकेली थी। सबने, अब देखिए इमेजिन करेंगे इतने सारे लीडर्स, इतने सारी, और वो उनको अकेला छोड़ दिया इन्होंने। तो जब वो फिर गाड़ी में बैठ के, जब उनकी गाड़ी में बैठ के चलाए इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने वर्कर्स की तरफ ले जाने की बजाय एक
जो साइड रोड है उस पर डाल दी। कहती मैंने इनको फिर ये कहा कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी अगर आप मुझे वर्कर्स की तरफ नहीं लेके गए, लेकिन उन लोगों ने अंदर से गाड़ी को, वो जो लॉक होता है ना, वो कर दिया। मतलब इमरान खान की अहलिया गुज़श्ता रात केपी के सीएम के हाथों एक तरह से अगवा थी वो। नहीं, वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इनकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि गन्स चल रही थी और ये बाहर निकलना चाह रही थी और इनको वो रोकना चाह रहे थे। हर एक का अपने बात होती है। मैं हमेशा ही उनकी कहती हूँ कि मर्जी हम के गुमान खिलाफ ही से चीजें जो हो रही है, थी। बुशरा बुशरा बीबी जो चाह रही थी उनकी मर्जी के खिलाफ ही चीजें हो रही थी, उनकी नहीं सुनी जा रही थी। बुशरा बीबी ये चाह रही थी कि वो प्रोटेस्टर्स में रहें और वो ना जाए, क्योंकि मुझे इस चीज का खुद पता है कि वो जिस डिटर्मिनेशन से गई थी, और आपने उनकी तकरीर भी सुनी, तो वो किसी हाल में उन्होंने वहां से नहीं हिलना था। हाँ, और सबकी यही इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, मुझे मुझे दोबारा तो से बता दें, आपने जो कहा कि कंटेनर्स के ऊपर लाइट्स बंद कर दी गई थी, बिजली उसके जनरेटर बंद कर कंटेनर जो था ना इनका बड़ा, जिसके ऊपर ये चढ़ के दिए। तकरीर कर रहे थे सारे। ये तो जी, आप आप अगर देखें कंट्रोल तो में था कुछ ना? देर पहले जी ये तो शाम को अनाउंसमेंट हुई थी कि जी उसका जनरेटर खराब हो गया है। ये तो पीटीआई की लीडरशिप के कंट्रोल में था, पीटीआई की इंतजामिया थी। तो अब ये देखे ना आपके, वो उसको सही नहीं कराया ना, स्पीकर को सही कराया ना, माइक को सही कराया ना, जनरेटर को सही कराया। ये जाना नहीं चाह रहे थे, ये करने नहीं चाह अब रहे अब ये थे यार। देखिए, नहीं अब उसमें भी ये कह सकते हैं कि जी हमें कोई मिला नहीं, अब कोई लाइट नहीं थी उधर ना ना, अब आप स्पीकर नहीं है, अगर आपके पास माइक नहीं है, आप वर्कर्स को गाइड नहीं कर सकते, वर्कर्स विल बी लॉस्ट। तो किसको फॉलो करेंगे? आपके पास लाइट नहीं है, वैसे ही बंदा जो है वो, उसको पता नहीं लगता। इट्स अ कंफ्यूजन। अब फिर वही बात आ जाती है, डिलिबरेटली क्रिएटेड है, वॉज देयर, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेग्लिजेंस है, जो भी है, लेकिन है ऐसे ही। आपकी तो इट्स अ चूंकि इट्स अ लास्ट वेरी, फ्लोर से जी। बात हुई है, जो बुशरा बीबी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई है, बात हुई है, तो उन्होंने क्या बताया है? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में थी, उन्होंने कहा कि मैं यहां से किसी सूरत नहीं जाऊंगी। अगर कोई कहेगा कि मैं चली गई हूं तो वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो बिल्कुल, देखिए उनको पहले ही पता था, उनको पहले पता था, उनको ये भी पता था। उन्होंने निकल के कहा कि अगर कोई ये भी कहेगा कि इमरान खान ने वीडियो बना के भेजी, मैं मुझे फिर भी इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की कि क्या करना है। जब तक इमरान खान खुद आके नहीं कहेंगे ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा। और आप ये देखें कि फायरिंग होती है, और उसमें जैसे वो, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया कि जैसे हुमायूं दिलावर का फैसला आ गया था ना आधे घंटे के अंदर अंदर, इसी तरह हमारी प्रेस रिलीज भी रेडी होके आधे घंटे के अंदर अंदर 20 से भी पहले आ गई कि जी प्रोटेस्ट इज कॉल्ड ऑफ। तो ये लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड थी सारी, जो क्यादत करने Compromise again, it's a very strong word. Compromise mean what? Sometimes आप एक आइडिया पे बाय इन नहीं कर रहे होते, आप उस आइडिया के साथ नहीं होते, आप दिल से उसके साथ नहीं होते। मे बी आप सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी डिसीजन है, खान साहब का डिसीजन है, बट मे बी आप हार्ट से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। जब किसी चीज को भी, अब आप देख लेना, कितने सारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, कितने आपको नजर आए वहां पर? हाँ, सबरी का सभा हो, 5 बंदे भी लेकर आ जाते, 5,000 तो बड़ी दूर की बात है, कितने आपको नजर आए लीडरशिप में? अब वो कहते हैं जी ब्लॉकेट था, ब्लॉकेट के बावजूद भी वर्कर तो आया, बोट्स पे आया, आपने देखा हो किश्तियों पे आए, आपने देखा होगा तैर के आए, बाइक्स पे बैठ के लेडीज, सिंध से, कराची से, कच्चे के डाकों वाले एरिया से होके लेडीज आई। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आना होता है, पहुंचना होता है, तो पहुंच सकते हैं। लीडरशिप पहले आ जाती है, अगर वो ब्लॉकेट का था तो पहले आके इस्लामाबाद में, अगर उन्होंने नहीं करके आना था। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी, आई थिंक, टफ वर्ड, स्ट्रिंजेंट वर्ड। मैं इसको यूज नहीं करूंगी, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है दिलों के हाल। कल लेकिन जो बात भी ये है हुआ कि वो, होल कल हार्टेड रात जी। को जो भी हुआ वो बुशरा बीबी की मर्जी के खिलाफ ही हुआ है। वो जो चीजें नहीं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली उनकी मर्जी के खिलाफ था। वो वहां पर जान उनकी जाती, वो उन्होंने नहीं हटना था। ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी मर्जी के बगैर हुआ। वो अब मैंने फिर उस पर सोचा, क्योंकि मैं रात से, आपको पता है, बार बार ट्वीट्स भी ये कर रही हूँ कि मुझे पता है कि बुशरा बीबी वहां से नहीं हटेंगी, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे पता था किस डिटर्मिनेशन से गई है कि डू और डाई मोड। मुझे पता था वो वहां से नहीं हटेंगी। तो जब एकदम से ऐसे हुआ, तो मुझे हुआ कि अच्छा, मरवा देते तो मुल्क में बहुत केओस हो जाता। अगर बुशरा बीबी के ऊपर गोली लग जाती, जैसे कि फायरिंग हुई, बट आई थिंक दैट वाज टू स्केयर द वर्कर। हाँ, इनकी गाड़ी पे फायरिंग हो रही थी, उससे इनके जो वर्कर साथ में थे वो डिस्पर्स हो गए। अगर इनको मरवा देते तो पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा कैओटिक हो जाता। अगर इनको अरेस्ट भी करने आते, सिर्फ अरेस्ट करने आते, तब भी बहुत कैओटिक हो जाता।
तो उनको फेस सेविंग के लिए और एक इशू बनाने के लिए कि बुशरा इमरान वहां पे नहीं टिकी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से वो सब चीज को चला रही थी, तो उनको एक क्रिएट भी करना था, एक इस टेम्पो को तोड़ना था और इनको डिस्क्रेडिट करना था, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने खान साहब के लिए जिस तरह आवाज उठाई और जिस पैशनेट तरीके से उन्होंने ये काम किया। आपने देखा कि पिछले 13 महीने से जब खान साहब जेल में, किसी ने उस तरह नहीं किया। तो ठीक। इसलिए इनको रास्ते से हटाना जरूरी था, पर इस तरह हटाना जरूरी था कि उसको रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो तो फिर दैट्स व्हाट कंट्रोल करने के लिए पीटीआई की क्यादत क्यों इस्तेमाल हो गई? उन्होंने क्यों बुशरा बीबी को उनकी मैंने आपको यही खैर कहा ना कि अब वो इस्तेमाल जानबूझ के हुए, डिलिबरेटली हुए, या वो इसलिए हुए कि जी गोलियां चल रही हैं, बीबी की जान खतरे में है, द बेस्ट थिंग इसके बीबी को यहाँ से निकाल लिया जाए। अब मैं किसी की नीयत पे मैं गुमान नहीं कर सकती। बहरहाल लेकिन बात ये हुई आपकी कि कम्युनिकेशन हुई, उनको उनकी मर्जी के बगैर वहां से ले जाया गया। आपकी जो कम्युनिकेशन हुई उसमें बुशरा बीबी ने क्या तासुरात दिए इस जो लीडरशिप थी, स्पेशली गंडापुर साहब, जिस तरह उन्होंने उन्हें पहले निकाला, गाड़ी पे तेजाब फेंका गया या जो भी केमिकल था, उसके बाद फिर वो गाड़ी से छलांग लगाना चाह रही थी, इस सारे सिनेरियो में उन्होंने क्या फाइनल क्या, क्या उन्होंने था? कहा कि जब वो गाड़ी में दोबारा जब बैठी थी, तो जो गाड़ियां दूसरी इर्द गिर्द आ गई उनके, तो वो उनकी साइड से, जिस साइड पे बीबी बैठी थी उस साइड से उनकी गाड़ी को टक्कर मार रही थी बार बार। तो जो गाड़ियां उनके पीछे लगी, उन्होंने उनकी गाड़ी को उस साइड पे जहां बीबी थी वो बार बार टक्कर मार रहे थे। एट वन पॉइंट जो उनकी इस वाली जो जीप जिसमें वो बैठे थे गाड़ी में, उसके भी टायर पंक्चर हुए। तो वो कह रही है कि बहुत ही, कहते मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये किस तरह की सिचुएशन थी। बड़ी समटाइम्स इतनी फास्ट हो रहा होता है सब कुछ कि आप उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे होते, आप वो रिएक्शन क्या करें, आप डिसीजन क्या करें। पर उनका एक ही डिसीजन था कि वो कहने कि मैंने बस यहाँ से नहीं जाना, आई एम गोइंग टू डाई हियर बट आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। तो वो अब जैसे आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज से उन्होंने किया, मैं वो नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वॉट एवर द रीजन वॉज फॉर हिज डिसीजन, बुशरा इमरान वहां से अपनी मर्जी से नहीं गई। ठीक है। दैट इज फॉर श्योर। उन्होंने अपने आंखों से देखा जो वहां पर फायरिंग हुई, जो लोगों को गोलियां लगी। अ, अभी तक क्या इत्तलात हैं आपके पास फर्स्ट हैंड के, कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं? उन्होंने गोलियां जब चली तो वो वही थी, और उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर भी गोलियां चली। अगर उनकी गाड़ी वहां पर क्यों खड़ी होगी, उसका टायर पंक्चर कर दिया था और उसके ऊपर गोलियां लगी हुई थी, तो वही कहीं ब्लू एरिया में होगी। वो उन्होंने गोलियां चलते हुए देखी, लेकिन मेरी उनसे इस पे बात नहीं हुई कि उन्होंने कैजुअलिटीज जो है वो अपने सामने देखी, कि किसी को अपने सामने शहीद होते हुए देखा, उस पे मेरी बात नहीं हुई उनसे। लेकिन मुझे इतना पता है कि उन पे गोलियां चली। तो अभी बुशरा बीबी जो है वो महफूज है, पेशावर चली गई है या कहाँ पर है? अभी बुशरा बीबी जो हैं वो कल रात से हमारे साथ उनकी कम्युनिकेशन जो है वो मुनक़ता हो गई है। मुझे जब बताया गया कि जी वो केपीके में चली गई हैं, मुझे सलमान अकरम साहब ने, क्योंकि मैं मैसेज कर रही थी बड़ी फ्रेंटिक होके कि वहां से जब वो गए हैं, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो किधर गई हैं, तो मैं बहुत उसमें परेशान थी। तो मुझे पहले सलमान साहब का मैसेज आया कि वो केपीके चली गई हैं, तो मैंने कहा जी आपको किसने कहा है। फिर मुझे पार्टी के एक दो और लोगों का भी मैसेज आया कि जी वो केपी के चली गई। तो मैंने कहा ठीक है, अगर केपी में चली गई हैं तो फिर तो वो सेफ होंगी, तो आप मेरी उनसे बात करा दें ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि शी सेफ। तो मेरी बात नहीं कराई गई, मैंने बार बार फोन किए, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरी बात करा दें। तो मैंने सबके पहले मेरी उनसे बात हुई, शेख वकास अकरम ने जब ट्वीट किया तो मैंने शेख साहब को भी कॉल की, मैंने कहा मेरी बात करा दें। नहीं वो सेफ है, मैंने कहा आप मेरी बात करा दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो सेफ है। लेकिन मेरी किसी ने उनसे बात नहीं कराई। वो जहां पर भी, और फिर उन्होंने सुबह से ये ड्रामा शुरू किया हुआ था कि कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे अच्छी तरह पता था कि बुशरा इमरान ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। मुझे अच्छी तरह पता कि वो नहीं करेगी, क्योंकि जब अपनी मर्जी से गई नहीं है, वो अपनी मर्जी से वहां पे है नहीं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगी, मुझे अच्छी तरह पता था। सुबह 11 बजे का करके आई थिंक कितने 3 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अली अमीन साहब अपनी स्टोरी सुनाई और बाकियों ने अपनी स्टोरी सुनाई। बुशरा इमरान, हालांकि नाम ये लगाया कि बुशरा इमरान और अली अमीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जस्ट टू शो टू द वर्कर्स के वो आराम से चली गई हैं। जियो पे खबरें आ रही थी कि जी वो फलाने सर्किट हाउस में उन्होंने आराम से रात गुजारी है, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इतना ये झूठ बोलते हैं मीडिया वाले, पता नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ इन्होंने किसकी कब्र में जाना है। मैं आई जस्ट डोंट गेट इट कि इन्होंने जो है किसकी मैडम मुझे एक जी। चीज बता दें,
गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही, आपने जो स्टोरी मुझे सुनाई, जिस तरह आपने बताया कि चाकू मारे गए, गाड़ी को टक्करें मारी गई, गाड़ियों के टायर फटे, बहुत कुछ हुआ, ये खान साहब की अहलिया के साथ हुआ है, और उन्हें डराने के लिए, उन्हें मारने के लिए जो भी किया गया, गंडापुर साहब ने जिक्र नहीं किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक। आपकी बात नहीं हो पा रही आपकी बहन से, क्या कहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? गंडापुर साहब को इस चीज के बारे में मेरे ख्याल में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे पे भी गोलियां चली, मैं भी गोलियों से बच के निकला हूँ, कुछ ऐसा तो उन्होंने बोला। बुशरा अब बीबी के ये हवाले से आप नहीं अगर किया। अगर नहीं, अगर आप मेरी नरेशन सुने जो मैंने अभी आपको कहा, तो ये बड़ा ड्रामेटिक लगता है, अनबिलीवेबल लगता है। ऐसा लगता है कि कोई एक मूवी का आप किसी थ्रिलर या उसका आप सीन बता रहे हैं। तो इट्स लाइक सच एन इनक्रेडिबल, देख कैसे हुआ ये। अब मुझे नहीं पता, गंडापुर साहब ये तो नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहते या वट एवर हिज रीजन इज, जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं वो बता रही हूँ जैसे हुआ। तो मेरी अभी तक इन्होंने जो है जब से ये उनको मानसेरा लेके गए हैं, इन्होंने मेरी जो है बीवी से मैंने इनको बार बार फोन किए, रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक मेरी इन्होंने बात नहीं कराई। मैंने अली मीन साहब को कॉल करने की कई दफा कोशिश की, उमर यूसुफ साहब का नंबर बंद था। मैंने इनके अली मीन साहब के भाई को कॉल की, मेरे पास जिस चीज का नंबर था मैंने उसको कोशिश की कि मैं कॉल करूँ और मैं कहूँ कि जो उस एरिया में क्या मेरी बात करा दें उनसे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कराई। और बीवी का अपना फोन बंद है। उनके साथ जो उनके गार्ड्स थे, जो उनके ड्राइवर थे, पता नहीं वो अरेस्ट हो गए, पता नहीं वो गिर गए, जैसे उन्होंने तब तो बताया था ना कि गार्ड गिर गए थे उनकी गाड़ी से। तो उसके बाद अब जो वो कहाँ है, उनके गार्ड्स, उनके ड्राइवर, वो कुछ इल्म नहीं है कि वो किधर है, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं करी। और इसकी क्या लॉजिक उन्होंने क्या दी? क्योंकि बात करवाना एक मामूली सी बात है, चले ठीक है, आप कह वो रहे मेरे से हैं बात ही नहीं, कि जान वो की मेरे से हिफाजत के बात ही लिए नहीं इधर से कर रहे। निकाला है। मतलब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। शेख वकास अकरम को मैंने अर्ली मॉर्निंग तकरीबन तकरीबन कहा कि आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, मेरी बात करा दें। जी ठीक है, और उसके बाद गायब। उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाया पूरे दिन से। मैंने कई दफा कॉल्स की हैं, मैंने अली अमीन साहब को कॉल किए हैं, मैंने फैसल अमीन साहब को कॉल किए हैं। इनमें से किसी ने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, इनमें से किसी ने मेरे मैसेज को मुझे मैसेज नहीं किया, इसमें से किसी ने इन्होंने मेरी बहन की वेलबींग नहीं बताई। ये इतनी, मतलब आप सोचें ये क्या है, व्हाट इज दिस। मैं तो इनके लिए अच्छे अल्फाज कह रही हूँ कि जी मैं गुमान नहीं करती, मैं ये नहीं करती, लेकिन बट व्हाट इज दिस। आप मुझे खुद बताएं, मुझे उस लीडरशिप का बताएं जिन्होंने बुशरा इमरान को वहां पर अकेले छोड़ दिया। व्हाट वाज दैट। जिन्होंने वर्कर्स को अकेले छोड़ दिया। व्हाट वाज दैट। ये लीडरशिप होती है कि अपने वर्कर्स को आप अकेला गोलियां खाने के लिए छोड़ दें। इज दैट लीडरशिप। आप में नहीं है, आपने नहीं करना, आपने नहीं आना, तो अपने वर्कर्स को भी बता दें कि जी हम नहीं कर सकते, ये आप खान साहब को बता दें कि हम नहीं कर सकते ये। लेकिन आप वर्कर्स को वहां लाके उनको बेसुरो सामान प्रेपरेशन के बगैर आप वर्कर्स को कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं। आपको एब्सोल्युटली आपको लगता है horrendous। कि इनके पास प्लान ए बी सी होता, और थोड़ा सा खड़ा होने की अगर हिम्मत होती, साथ देने की हिम्मत होती, तो ये इस तरह मुंतशिर ना होता एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये धरना। बिल्कुल, इनमें देखें प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्लानिंग, लॉजिस्टिकल प्लानिंग, आप धरने के लिए आ रहे हैं, आपके खाने की प्लानिंग, आपके रिहाइश की प्लानिंग, आपके वर्कर्स दूर से आ रहे हैं, उनको आपने कैसे ट्रांसपोर्टेशन देनी है, ये सब प्लानिंग। अब ये बुशरा इमरान का तो नहीं था काम कि वो प्लानिंग करें, ये आपका पूरा एक पार्टी स्ट्रक्चर है, उसका काम था। दे शुड हैव डन इट। आपने पहले भी खान साहब ने कहा था कि कोई भागे नहीं, वो कहेगी जी 1 2 3 4, पहला अरेस्ट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, वो रस्ते की बात। अब यहाँ पहुंचे हैं, आप अगर लोगों को एक कोहेरेंट वे में एक आगे चलाते हैं, तो ऐसी फायरिंग जैसे वो करते हैं, वो बहुत जो एक डेंस क्राउड होता है उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेंस क्राउड जो होता है उसमें तो और भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज है। अल्लाह अल्लाह मियां अल्लाह ताला माफ करें, एक इंसान की जान जो है ना, एक किसी माँ का बेटा, माँ की औलाद जाए, उसके दिल पे क्या बीतती है। ये पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने लोगों को शहीद कर दिया, पता नहीं अपने ही लोगों को ऐसे शहीद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस दिल से अपने लोगों पे ये गोली चलाते हैं, क्या सोच के चलाते हैं। दिस इज नॉट डिसिप्लिन। दिस इज, दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। दिस इज नॉट डिसिप्लिन, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये जो फौजी और या आर्मी या जो भी हैं या जो पुलिस थी जिन्होंने गोलियां चलाई, आपने अपना डिसिप्लिन का काम नहीं किया है, आपने एक एंटी पाकिस्तान काम किया, क्योंकि आपने निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाई हैं जो कि कोई वेपन्स लेके नहीं आ रहे थे। इट वॉज देयर राइट टू प्रोटेस्ट, आप करने देते, आप ना करते, ब्लॉकेड ना लगाते, आप उनको प्रोटेस्ट करने देते। इतने आप बहादुर हैं, इतने आप मैंडेट लेकर आए हैं, तो आप क्यों डरते हैं, करने देते।
हमारे आखिरी हटा दें कंटेनर। आखिरी जब हमारा इंटरव्यू जी। हुआ था आपने तब भी वाज़ह किया था कि ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो भी कॉल है, ये खालिस्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रही है। बुशरा बीबी का जो किरदार है वो उनकी रिहाई के लिए है। इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। वो बीवी हैं, वो अपना हक अदा कर रही हैं। हुकूमती तर्जमानों की तरफ से जब वो निकली वहां से काफिला लेकर, तब से उनके ऊपर गलीज जुबान इस्तेमाल की जाने लगी। यहाँ पर पहुंची, यहाँ से वापस जाने के बाद भी ऑफिशियली जो तर्जमान है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने गलीज जुबान इस्तेमाल की, किरदार खुशी करने की कोशिश की, जुमले कसे, ये सारा एक ऑफिशियल लोग करते थे। इन्हें क्या क्या कहेंगी इस पर? एक तो इनकी अपने मजहब से दूरी है, अपने मजहब को समझते नहीं कि किसी औरत के ऊपर ऐसी बात करना कितनी बड़े गुनाह की बात है। दूसरा ये कि जो गलीज लोग हैं, तो उनसे आप गलाजत ही एक्सपेक्ट करेंगे ना, उनसे आप कोई उनके मुंह से फूल तो झड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो गलीज है। उनकी जहनी सोच, उनका इतवार, उनकी वैल्यू सिस्टम सब गलाजत से भरा हुआ है। तो आप उनसे क्या, चोर हैं, थीफ हैं, इस कौम के चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, हर आपके हक के चोर हैं, जो इस मुल्क में गरीब गुर्बत से बच्चे मर रहे हैं उनके कातिल हैं, जिनको सेहत, खाना पानी सब नहीं मिल रहा, ये उनके कातिल हैं। तो इन लोगों से गलाजत के अलावा क्या तवक्को की जा सकती है? बट हु गिव्स अ डैम। अल्लाह ताला सबके जानते हैं, अल्लाह ताला के सबकी नीयत मालूम होती है, और अल्टीमेटली हम अल्लाह ताला को ही आंसरेबल हैं। ठीक है, आखिरी आखिरी कमेंट्स करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्यादत, वो तमाम जिम्मेदारान जो इस वक्त एक्टिव लोग हैं, अहदेदारान हैं, बुशरा बीबी साहब की हैरियत के हवाले से आपको इतलात नहीं दी जा रही, बात नहीं करवाई जा रही, कोई आपको पता नहीं, उनका नंबर बंद है, क्या कहेंगे? उनको उनको तो मैंने आज काफी मैसेजेस किए हैं, ट्विटर पे भी किए हैं, कि इमरान खान साहब की और उनकी वाइफ के साथ, मतलब कैसे हो सकता है कि मैं शोर मचा रही हूँ कि मुझे 8-9 घंटे से पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है, और आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो अगर वो ठीक है, ओके फाइन, शी इज नॉट डेड, बट वेयर इज शी? आप मुझे बताएं तो सही ना। मैं उनकी फैमिली हूँ ना, उन्होंने उनके घर में किसी के साथ, ना बेटियों के साथ, अम्मी तो मेरे साथ ही होती हैं, किसी और के साथ भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ कि आप उनकी उनको कोशिश करें या मेरी बात सुने कि जी मैं कंसर्न हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस बिहेवियर को आप क्या वर्ड एग्जैक्टली इसको यूज करेंगे। और इनमें से कई लोगों की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, ये नहीं है कि मैं उनकी इज्जत करती हूँ। खान साहब ने उनको पोजीशंस दी हैं तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे इसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। खान साहब को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब उनकी बेगम इस तरह की सिचुएशन में थी, उनको ये अकेला छोड़ के डी चौक पे, और बाकी पीछे ये कहाँ गए, उनको सब इस तरह छोड़ के किधर निकल गए। तो ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा खान साहब को, और मेरे ख्याल है कौम को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वर्कर्स को और सबको छोड़ के ये कहाँ चले गए। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या, व्हाट विल बी द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब इट, जी, मुझे नहीं पता। मिस मरियम रियाज भट्टू, आपके कीमती वक्त आपके दीजिएगा, आपकी इतलात का बहुत शुक्रिया।